हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जेपी गुप्ता समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। शैक्षिक तकनीक एवं आईसीटी बीएड फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर है, जिसमें हमारे पिछले वीडियोस में पहला यूनिट हमने कवर कर लिया था और सेकंड यूनिट जो शिक्षण से संबंधित है उसमें हमने शिक्षण के अर्थ, परिभाषा और इसके विशेषताएं वगैरह के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षण के सामान्य सिद्धांत के ऊपर। शिक्षण के सामान्य सिद्धांत अर्थात टीचिंग, थोड़ा सा हम रिमाइंड करा दें आपको कि शिक्षण की अगर परिभाषा की बात दिया जाए, अर्थ की बात दिया जाए, तो जो शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम, उनके बीच संबंध स्थापित करना ही क्या है? शिक्षण। अर्थात शिक्षा देने की जो प्रक्रिया कहलाती है, जो प्रोसेस होता है, वो कहलाता है शिक्षण। और शिक्षण हमेशा औपचारिक होता है, यह निरौपचारिक अनौपचारिक नहीं होता। तो शिक्षण वह है जो शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम के बीच एक संबंध स्थापित करता है, एक सक्रिय संबंध एवं औपचारिक संबंध स्थापित करता है, जिसके द्वारा बालक में अधिगम का विकास होता है। इसके माध्यम से बालक अपने अधिगम का क्या करता है? विकास करता है। तो शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य पाठ्यक्रम के माध्यम से एक अंतःक्रिया होना बहुत आवश्यक है। जब तक अंतःक्रिया नहीं होगी, पिछले वीडियो में भी हमने इसकी विशेषताओं के अंतर्गत भी इसका अध्ययन किया था कि इनके बीच अंतःक्रिया होना जरूरी है। किसके किसके? शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच। और अंतःक्रिया किसके माध्यम से होती है? पाठ्यक्रम से माध्यम से होती है। अगर हम देखें तो शिक्षा देने की जो प्रक्रिया है, शिक्षा देने की जो औपचारिक प्रक्रिया है, कौन सी, किस प्रकार की औपचारिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा शिक्षार्थी में अधिगम का विकास होता है, तो वह प्रक्रिया शिक्षण कहलाती है। अब वो जो शिक्षण जो हम कर रहे हैं, उसको जब हम शिक्षण कर रहे हों, तो हमें किन किन सिद्धांतों का, किन किन प्रिंसिपल्स के आधार पर शिक्षण देना चाहिए, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर शिक्षण देना चाहिए, उसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। पहला, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। जब हम शिक्षण दें तो उसका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, एक निश्चित उद्देश्य के अकॉर्डिंग ही हम शिक्षण दें। ऐसा ना हो कि शिक्षण हम दे रहे हैं और उसका कोई उद्देश्य ही ना हो, क्योंकि जब तक उद्देश्य नहीं होगा तब तक हम सही प्रकार से शिक्षण कार्य नहीं कर सकते। दूसरा, अनुकूलता का सिद्धांत। शिक्षण ऐसा हो जो अनुकूलन एडॉप्टेशन जिसको कहते हैं, अर्थात परिस्थितियों के साथ जो तालमेल बिठाना वाला होता है। जैसे छात्र हो, जैसी परिस्थिति हो, उसी के साथ मॉडिफाई करके हम उसके साथ तालमेल बिठा सके, इस प्रकार का हमारा शिक्षण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो हम एक ढर्रे से ही चले, चाहे बच्चे चाहे जैसे हों, उसका वो फिर शिक्षण प्रभावकारी नहीं होगा। तीसरा इसका है सक्रियता का सिद्धांत। किस चीज़ का सिद्धांत? सक्रियता का सिद्धांत। सक्रियता का सिद्धांत ये कहता है, जो ये वाला है, कि सक्रिय रहना चाहिए, बिना सक्रियता के कुछ नहीं हो सकता। जैसे अभी हमने पीछे भी कहा कि छात्र और अध्यापक के बीच अंतःक्रिया होती, तो उस अंतःक्रिया के थ्रू बालक को और शिक्षण को सक्रिय रहना चाहिए। सक्रिय रहकर ही शिक्षण कार्य को संपन्न किया जा सकता है। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं हम, तो आता है जनतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। जब शिक्षण कार्य कर रहे हो तो ऐसा ना हो हमें पक्षपातपूर्ण व्यवहार करें, जनतांत्रिक व्यवहार करें, अर्थात डेमोक्रेटिक व्यवहार, जो सभी के लिए समान हो। ये ना हो कि किसी के लिए कुछ हो और किसी के लिए कुछ हो। ठीक है, तो ये जो जनतांत्रिक का है कि सभी के लिए समान शिक्षण व्यवहार हो, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पूर्व अनुभव का सिद्धांत। शिक्षक को अपने पूर्व अनुभव का भी प्रयोग करना चाहिए। पूर्व अनुभव के द्वारा बालक के पूर्व ज्ञान को जानना तथा पूर्व अनुभव के आधार पर बालक, विभिन्न प्रकार के जो बालक है, उनको मोटिवेट करना शिक्षण का एक कार्य है। बाल केंद्रित शिक्षण होना चाहिए।
आज के समय जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। तो शिक्षा है, शिक्षा को देने की प्रक्रिया पे शिक्षण है। तो जो शिक्षण हम कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, तो कैसा हो, वो बाल केंद्रित हो। क्योंकि अगर बाल केंद्रित शिक्षण नहीं रहेगा तो बच्चों को अच्छे से समझ नहीं आएगा, और टीचर अपना कहता जाएगा, बच्चों को समझ में आया नहीं आया उसको फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। हमने कहा है, आपको पहले भी बताया है कि कोई संसार में कोई दो व्यक्ति समान नहीं हो सकता। जब दो व्यक्ति समान नहीं हो सकता तो क्लास में भी भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे होंगे। अगर 30 बच्चों की क्लास है तो 30 बच्चे भिन्न भिन्न माइंड के होंगे, भिन्न भिन्न व्यक्तित्व के होंगे। तो हमें अपने शिक्षण कार्य करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सभी बच्चों को वो समझ में आ सके। ऐसा शिक्षण हो जो सभी के पहुंच तक हो, सभी उसमें रुचि ले सके, सभी उसमें ध्यान दे सके, सभी को वो समझ में पूरी तरह आ सके। और नेक्स्ट है, अगर पॉइंट देखा जाए तो ये भी ध्यान रखना है कि वास्तविक जीवन से संबंध का सिद्धांत। जो भी चीज़ पढ़ाया जाए, जो भी चीज़ समझाया जाए, जो भी विषय वस्तु हमारा हो, उन विषय वस्तु को जीवन से संबंधित करके हमें बताने की ज़रूरत होनी चाहिए शिक्षण कार्य करते समय। अगर शिक्षण कार्य करते समय उसको, उस विषय वस्तु को जीवन से संबंधित करते हुए बताते हैं तो वो जिंदगी में कभी भी बालक को भूलता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्लास तक या कुछ दिनों तक या यूँ कह लीजिए परीक्षा तक याद रह सकता है, लेकिन उसके बाद भूल जाता है। लेकिन अगर उसको जीवन से संबंधित करके हम बताते हैं तो वो ताउम्र उस बात को नहीं भूलता है। अगर नेक्स्ट सिद्धांत की बात करें, क्या ध्यान देना चाहिए, समवाय का सिद्धांत। समवाय का सिद्धांत का मतलब कोरिलेट करके जो भी चीज़ें पढ़ाई जाए वो एक दूसरे विषय से समन्वित करके पढ़ाई जाए। ये नहीं कि पढ़ाते चले गए हैं तो उसका ये बताना चाहिए कि इसमें ये चीज़ है तो इसका ये भी है। फिजिक्स और मैथ का जैसे है, हिंदी और संस्कृत का हम कर सकते हैं कि भाई संस्कृत में, हिंदी में इतने पत्ते होते हैं, संस्कृत में इतने होते हैं। तो वो चीज़ को अगर कोरिलेट करके पढ़ाएंगे तो बालक को अच्छे से समझ में आ जाएगा। नियोजन का सिद्धांत, पहले से ही नियोजित। इसीलिए देखिए आज के शिक्षण करते समय आप लोग बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तो आप लोगों ने भी टीचिंग किया होगा, आप लोगों को टीचिंग किसी स्कूल में लगा होगा तो उसमें पहले लेसन प्लान बनाया गया। तो वो क्या है, एक नियोजित करके आप जा रहे हैं कि हमें कैसे कैसे पढ़ाना है, क्या पूर्व ज्ञान के प्रश्न पूछना है, क्या विकासात्मक प्रश्न पूछना है, कैसे हमें स्पष्टीकरण करना है, क्या मूल्यांकन प्रश्न पूछना है। तो पहले से हर चीज़ नियोजित कर लेते हैं। बड़े बड़े स्कूल में देखिए आप पहले लेसन प्लान बना के दिखाएंगे प्रिंसिपल को, उसके बाद आप क्लास में जाएंगे बिना लेसन प्लान के। तो नियोजन का सिद्धांत ये कहता है कि पहले से ही प्लानिंग करके जाएं। प्लानिंग करके जाएंगे तो आप एक जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य को प्राप्त करने की तरफ फोकस रहेंगे, और प्लानिंग करके नहीं जाएंगे तो आप उद्देश्य से भटक भी सकते हैं। फिर है चयन का सिद्धांत। विषय के अकॉर्डिंग, चाहे वो शिक्षण सामग्री हो, चाहे वो शिक्षण विधि हो, चाहे वो शिक्षण टैक्टिक्स हो, उसका चयन अच्छे से होना चाहिए। जैसा विषय हो उसी प्रकार के शिक्षण सामग्री का हम प्रयोग करें। शिक्षण सहायक सामग्री जिसका बहुत महत्व है शिक्षा में, अगर अच्छे से शिक्षण सहायक सामग्री का हम प्रयोग करते हैं तो बालक की बोधगम्यता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कैसा टॉपिक है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम पूरी प्रिपरेशन में ये ध्यान रखना है कि जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ का हमारा चयन हो, चाहे शिक्षण सहायक सामग्री हो, चाहे शिक्षण विधि का हो, चाहे शिक्षण टेक्निक्स का। बहुत सारी शिक्षण विधियाँ हैं, बहुत सारी शिक्षण टेक्निक्स हैं, लेकिन इसीलिए है कि हर एक शिक्षण बिंदु, हर एक विषय वस्तु के लिए अलग शिक्षण विधि ज़्यादा कारगर होती है। जरूरी नहीं एक ही शिक्षण विधि सभी चीज़ों के लिए कारगर हो, सभी टॉपिकों के लिए कारगर हो, ऐसा नहीं होता। इसलिए चयन का सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर है प्रभावशाली व्यूह रचनाओं का सिद्धांत। जो व्यूह रचना बनाए आप, क्लास में जाने से पहले एक आपके दिमाग में स्ट्रेटजी बनती है। जैसे कहते हैं ना कि कोई काम करो स्ट्रेटजी बना के करो, स्ट्रेटजी बना के करो, निश्चित नियोजन और प्लानिंग के साथ करोगे तो उसी प्रकार जब हम क्लास में शिक्षण करने जाए तो हमारी जो एक स्ट्रेटजी हो वो प्रभावशाली हो,
वो ऐसा ना हो कि चलो नॉर्मली बना लिया ऐसे ही, नहीं, प्रभावशाली हो जिससे बालकों में अच्छे से शिक्षण कार्य किया जा सके, बच्चों को सक्रिय रखा जा सके, जो बालक और शिक्षक के बीच में अंतःक्रिया हो अच्छे से हो सके। अनुकूल वातावरण एवं उचित नियंत्रण का सिद्धांत। शिक्षण कार्य जहाँ आप कर रहे हो, हमने कहा शिक्षण एक औपचारिक प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा, शिक्षण प्रक्रिया है, ध्यान रखिए। तो ये किस प्रकार का प्रक्रिया? औपचारिक। तो जहाँ पर शिक्षण कार्य कर रहा हो वहाँ का वातावरण अनुकूल होना चाहिए शिक्षण कार्य के लिए। ऐसा ना हो विभिन्न प्रकार डिस्टर्बेंस हो, आशोर हो और चीज़ें हो, नहीं। अगर कोई भी चीज़ इस तरह से मतलब अनुकूल हो शिक्षण, साथ साथ उस पर आपका नियंत्रण भी, कंट्रोलिंग हो। कंट्रोलिंग नहीं होगी तो अनुकूल होते हुए भी प्रतिकूल बन जाएगा, तो इसलिए अनुकूलन भी जरूरी है। साथ साथ उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? उपचारात्मक शिक्षण यह है कि जो बालक हमने जैसे कोई चीज़ पढ़ाया और उसको पढ़ाने के बाद हमने फीडबैक लिया, फीडबैक के बाद कुछ बच्चों को बिल्कुल जो समझ में नहीं है तो वो हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। वहाँ पर टेस्ट लिया, जो बिल्कुल नहीं आया, उनको बहुत कम नंबर आया है, उनके लिए क्या करते हैं, उनको देखते हैं क्या नहीं समझ में आया, उन बच्चों का हम पूरा कारण जानने की कोशिश करते हैं, क्यों इनका इतना कम नंबर है, क्यों नहीं ये बता पा रहे हैं, तो उसके कारणों को जानते हैं और उस कारणों को जानकर उन कारणों का निवारण करना ही उपचारात्मक शिक्षा है। उपचार कर देना, क्लिनिकल मैटर, जैसे डॉक्टर के यहाँ मरीज जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, रोग के कारणों को जानता है, उस कारणों को खत्म करता है, तो वही उपचारात्मक शिक्षण में भी है कि इसके कम नंबर आने के, नहीं समझ में आने के कारणों को पहले क्या करना है, जानना है, और जान के फिर उसको समाप्त करना ही क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। नेक्स्ट अगर देखें कि क्रियाओं का सिद्धांत, करके सीखने पर, अगर करके सीखने पर हम देते हैं जोर, तो करके सीखने का जो फंडा है वो सबसे ज़्यादा है। जो बालक करके सीखता है वो जल्दी भूलता नहीं। व्याख्यान द्वारा तो जो भी चीज़ सुना वो तो ये हुआ कि एक कान से सुना, कभी कभी दूसरे कान से निकल भी जाता है बाहर। लेकिन अगर बालक कोई भी चीज़ स्वयं करके सीखता है, स्वयं अनुभव द्वारा सीखता है, तो वो जल्दी से भूलता नहीं। जैसे एक छोटे से बच्चे को अगर मोमबत्ती कुछ लौ की तरफ भाग रहा हो और उसको हल्का सा छुआ दीजिए, वो जिंदगी में कभी भी आग की तरफ, जो जलती हुई चीज़ है, कभी भी आग की तरफ नहीं जाएगा। उसको पता हो गया कि ये आग है, ये ऐसी चीज़ है जिस पे अगर हम हाथ लगाते हैं तो हम जल जाएंगे, तो उस चीज़ का वो हमेशा ध्यान रखेगा। और इसीलिए कहा जाता है करके सीखना, तो करके सीखने पर बहुत ज़्यादा जोर दिएगा। विभक्तिकरण का सिद्धांत, जो भी चीज़ें हैं उनको छोटे छोटे पार्टों में बांटकर हमें सिखाना, छोटे छोटे स्तरों में या छोटे छोटे यूनिट में। कोई भी चीज़ एक साथ पूरा अगर बताने चलते हैं तो बालक को समझ में नहीं आता, उनको क्या करें, छोटे छोटे पार्टों में, जिससे अंश में करके हम कह सकते हैं, उसको सिखाने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षण के समय ध्यान रखना चाहिए। सहयोग का सिद्धांत हो, सब आपस में मिलकर सीखने का प्रयास करें, आपस में सहयोग की भावना का विकास हो, इस तरह से शिक्षण कार्य को करना चाहिए। अभ्यास का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत ये कहता है जो भी चीज़ें हम टीचिंग करा रहे हैं उसका अभ्यास करना जरूरी है, क्योंकि बार बार जब हम अभ्यास करते हैं, थार्डाई ने भी कहा है, जब हम बार बार करते हैं जो चीज़ें, वो हमें क्या हो जाती है, कंठस्थ हो जाती है, वो चीज़ें हम सीख जाते हैं। अगर मंद बुद्धि का बालक भी है तब भी वो सीख जाता है। अब प्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, पढ़ाते समय इस प्रकार का टीचिंग होना चाहिए कि बालक मोटिवेट हो सके, बालक के अंदर उस चीज़ को जानने की रुचि जागृत हो सके। जब तक हमारे अंदर, हम या तो अंदर से मोटिवेट हो और रुचि हमारे अंदर हो, तो हम उस चीज़ को सीखने के लिए आतुर हो जाते हैं और अच्छे से सीख पाते हैं। इसलिए हमारी टीचिंग ऐसी होनी चाहिए कि बालक को हम मोटिवेट कर सके, उसके अंदर उसके प्रति रुचि जागृत कर सके। नेक्स्ट है पथपुष्टि एवं पुनर्बलन का सिद्धांत। पथपुष्टि एवं पुनर्बलन का सिद्धांत, तो पथपुष्ट का मतलब फीडबैक, जो हमने पढ़ाया है वो उसका फीडबैक लेना जरूरी है कि बालक को कितना समझ में आया,
कहाँ तक समझ में आया, ये जानना जरूरी है। और साथ साथ जो बालक अच्छे से बताता है, जब हम पुष्ट ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, तो हमें उन्हें पुनर्बलित करके आगे बढ़ाना चाहिए। पुनर्बलन से तात्पर्य है जो वांछित क्रिया करने की दर को बढ़ा देता है, उसको पुनर्बलन कहते हैं। परिवर्तन, विश्राम एवं मनोरंजन का सिद्धांत। जो हम टीचिंग कर रहे हैं तो उसमें हमें अपनी टीचिंग में लगातार नयापन लाना चाहिए। एक ढर्रे का टीचिंग लगातार नहीं पढ़ाना चाहिए। टीचर अगर एक ही ढर्रे से बराबर पढ़ाता रहेगा तो कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हो, उसके पढ़ने के में कभी कभी बच्चों को फिर बोरियत सी महसूस होने लगे। तो उसको अपने तरीके में, अपने हाव भाव में, हर चीज़ में परिवर्तन लाना जरूरी है। तथा साथ साथ जब लंबी क्लासेस होने लगे तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी जरूरी है कि विश्राम उसको मिल जाए, उसमें थोड़ा सा वो टॉपिक से हट के थोड़ा सा बालक को रिलैक्स करा सके, कुछ चुटकुले सुना दे, कुछ बातें करे 2 मिनट, थोड़ा सा विश्राम जरूरी है। अगर थोड़ी देर लंबा खिंच गया है शिक्षण तो उसमें विश्राम की ज़रूरत है। साथ साथ इस प्रकार का टीचिंग करें कि बच्चों को इंजॉयमेंट हो, मनोरंजन आ सके। तो इस प्रकार के ये कुछ शिक्षण के सिद्धांत थे। अगर टीचिंग करते समय आप भी टीचर बनने जा रहे हैं और टीचर बन के आप टीचिंग करेंगे, और टीचिंग करते समय अगर इन सिद्धांतों के ध्यान में रख के टीचिंग करेंगे कि जो बताए गए हैं कि इनको हमें ध्यान में रख कर अगर टीचिंग करेंगे तो आपका भी शिक्षण प्रभावशाली होगा और आप भी एक अच्छे टीचर बन सकेंगे। तो ये तो था शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। और अब जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आपको मिलेंगे कि शिक्षण की क्या स्तर हैं, अवस्थाएं हैं, इन सब के बारे में, अवस्थाएं, शिक्षण और शिक्षा के बीच में अंतर, शिक्षण, अन्वेषण, अधिगम में क्या अंतर है, ये जानना आपको ज़रूरी है। आपके दिमाग में थोड़ा सा आ रहा होगा कि क्या क्या अंतर है, तो ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसी के साथ मैं डॉक्टर JP गुप्ता आपका अपनी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।